अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑप्स के तकरीबन जो पहले 6 चैप्टर हैं वो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ और आज हमने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 जो है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ लर्निंग आउटकम्स डिस्कस करती हूँ और उसके बाद बात करेंगे कि ये जो स्टडी का मोड है ये मैंने क्यों चेंज किया, जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। बहरहाल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बेहतर है या वही रजिस्टर्ड पेन बेहतर है, तो मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी, बट आप लोगों की बेटरमेंट के लिए ही मैंने इसको ऐसे किया है। ओके बेटे, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आप ज़रूर फोकस किया करें ताकि आपको पता हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की क्लासिफिकेशन को समझना है। अब यहाँ क्लासिफिकेशन से मुराद डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है जो आगे चल के हम देखेंगे। नंबर 1, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ फीटसेस हम ट्विन्स को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स हैं या क्वाड्रपल्स हैं। ठीक है, इसी तरह बेटे नंबर 2 जो है वो ज़ाइगोसिटी की बेस पे आपको याद होगा हम क्लासिफाई करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन है या डाइजाइगोटिक ट्विन है, डिपेंड्स के एग फर्टिलाइज हुआ है या 2 एग इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हुए हैं। नंबर 3 फिर कोरियन की बेस के ऊपर जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट है या अलग अलग प्लेसेंटा है, हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक ट्विन है। और नंबर 4 एमनियन की बेस के ऊपर यानी एमनियोटिक कैविटी अपनी है या सेपरेट है, मोनो एमनियोटिक भी होते हैं और डाई एमनियोटिक ट्विन्स भी होते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने बहुत ही यहाँ पे ब्रीफली बताई है, आगे चल के इस क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे। आई एम श्योर आपने पहले भी की हुई होगी। नंबर 2 जो है की को अगर हम देखें तो इसमें बेटे आपने ये समझने हैं रिस्क फैक्टर फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं और इसकी प्रेवलेंस दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है। ये जो प्रेवलेंस वाला पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ मैं बहुत ब्रीफली टच करूँगी, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेवलेंस बेसिकली बेटे इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत वाइड अब किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। जैसे कि पास्ट में कोई इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता था, बट अब 3 to 4 to 5 मंथ्स गुजरते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है लड़कियाँ पहुँच जाती हैं और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए वो ओव्यूलेशन इंडक्शन करती हैं, क्लोमिफेन से ट्रीट देती हैं, जिससे एट द सेम टाइम वो जो एक फॉलिकल ओव्यूलेट हो रही थी मैच्योर होके 2-3 फॉलिकल जो हैं वो मैच्योर होती हैं, ओव्यूलेट होती हैं और इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज होती हैं, सो ट्विन का चांस बढ़ता है। इसी तरह जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसको डिस्कस करेंगे या पहले भी किया हमने आईवीएफ में भी क्वाड्रपल एंड ट्रिपलेट्स एंड इवन जो डुपलेट्स हैं या ट्विन्स हैं उनका चांस काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, कैसे, ये आगे डिस्कस करूँगी। ब्रीफली आपने ये याद रखना है कि इसका प्रेवलेंस अब इतना बढ़ता जा रहा है एज़ कंपेरिजन टू पास्ट, वो इस वजह से कि इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है स्पेशली जो असिस्टेड फर्टिलिटी के नाम से टर्म है कि फर्टिलिटी को असिस्ट किया जाता है स्पेशली विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं ट्विन की रेशो बढ़ाने में। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट की जो है वो हमने ये डिस्कस करनी है कि आपने ट्विन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो समझनी है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी, जिसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन भी है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी हैं। फीटल में बच्चे में क्या हो सकता है, अगर एक ही यूट्रस के अंदर 2 बच्चे हैं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, स्टिल बर्थ हो सकती है या प्री टर्म बर्थ हो सकती है। मदर के अंदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो माँ को हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, सारे जो फीचर्स हैं उनका रिस्क और बढ़ जाता है। इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्टली ये कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में ऑप्स के हवाले से एंटीनेटल केयर हमें क्या करनी है, किस तरह से मैनेज करना है। ज़ाहिर है इनकी जो मैटरनल फीटल सर्वेलेंस है वो बढ़ानी पड़ती है, इनके अल्ट्रासाउंड ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी। तो ये बेटे आसान से जो हैं वो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी आपने एक तो नंबर 1 ये कि क्लासिफिकेशन समझनी है किसकी, ट्विन प्रेगनेंसी की। नंबर 2 आपने रिस्क फैक्टर समझने हैं कि माँ की एज का ज़्यादा होना, ट्रीटमेंट लेना ये रिस्क है जिससे मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं। नंबर 3 मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। और नंबर 4 के हम एंटीनेटल केयर के मुकाबले में एंटीनेटल केयर किस तरह से करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन या जो भी मसले हैं उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्रीफली जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो रेट है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अब इस पूरे पैरे में उसकी रेशो के ऊपर और थोड़ी सी रिस्क के ऊपर बात होगी और ये तकरीबन लाइव बर्थ की यानी जितनी भी लाइव बर्थ्स हो रही हैं उसमें से 3% तक हम देख रहे हैं कि ट्विन्स पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये जो हाई प्रेवलेंस है ना ये इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि फर्टिलिटी को असिस्ट किया जा रहा है
और आपकी जो नंबर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसप्लांट किए गए। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझाती हूँ इस तरह से बेटे कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ या जो आपने IVF ट्रीटमेंट का नाम सुना हुआ है, IVF में क्या होता है कि माँ का एग बाहर रखते हैं, बाहर उसको स्पर्म फर्टिलाइज करता है, एम्ब्रियो बना के ना यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। अब जब एक एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है, इतने पैसे लगाता है कपल, तो उनको ये होता है कि इसके अबॉर्शन के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए वो 3 या 4 एग्स जो हैं उनको फर्टिलाइज़ करके इम्प्लांट कर देते हैं कि अगर एक अबॉर्ट हो भी गया तो 2 रहेंगे, और अगर 2 अबॉर्ट हो भी गए तो एटलीस्ट एक तो रह जाएगा ना। सो इस वजह से जो है वो IVF में 2-3 एग जो हैं वो एट द सेम टाइम वहाँ पे इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। तो सम टाइम एक अबॉर्ट हो जाता है, 2 रह जाता है। तो IVF वाला जो ट्रीटमेंट है, इसकी वजह से जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसका नंबर या उसकी रेशो या उसकी प्रेवलेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और इसी बात को लिखा हुआ है, द हाई प्रेवलेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज़ एक्सप्लेन्ड प्रीडोमिनेंटली बाय द यूज़ ऑफ assisted fertility, with the rate of pregnancy being directly proportional to the number of embryo transfer, ठीक है। Now regardless of the chronicity and immunogenicity, complication जो हैं वो जाहिर है मल्टीपल प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि जी फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब फीटल कॉम्प्लिकेशन आपने समझनी है, नंबर 1 प्री टर्म बर्थ यानी वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है। नंबर 2 यही कि वहाँ पर खुराक की कमी से एक फीटस की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। नंबर 3 सेरिब्रल पाल्सीज हो सकती हैं। और नंबर 4 स्टिल बर्थ यानी इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है। ये तो हो गई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन। और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जो है उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। माँ में हाइपरटेंशन का चांस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस, एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम हेमरेज का चांस बढ़ जाता है। तो ये ट्विंस की कॉम्प्लिकेशन है, आपने देखी है। बच्चे के अंदर स्टिल बर्थ है, बच्चे के अंदर प्री टर्म बर्थ है, इसी तरह ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या फिर सेरिब्रल पॉल्सी है। और माँ के अंदर हम देखें तो वही हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी में बेटे उसने रेशो के बारे बात की हुई, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सो इसको बड़ा जल्दी से देख लेते हैं। उसने कहा कि एपिडेमियोलॉजी के लिए इसका इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। अब इस रेट को उसने कंपेयर किया हुआ है कि अगर हम जापान में बात करेंगे तो हर 1000 में से 6 बच्चे जो हैं वो ट्विंस पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें नाइजीरिया के साथ, तो नाइजीरिया में हर 1000 में से 40 बच्चे ट्विंस पैदा हो रहे हैं। और यूके में देखेंगे तो यूके के अंदर तकरीबन जो है वो हर 1000 में से 16 बच्चे क्या हैं, ट्विंस पैदा हो रहे हैं। तो अगर हम इस ट्विंस की रेशो देखेंगे वर्ल्ड वाइड, तो ये रेशो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरी करती है, कहीं पे रेशो ज़्यादा है और कहीं पे रेशो कम है। बहरहाल फिर भी ओवरऑल 99% तक जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें हमारे पास क्या पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग हैं उसमें ट्रिपलेट्स जो हैं उनका नंबर ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजिकली बात हुई हुई है। अब यहाँ पे बेटे उसने रिस्क फैक्टर की बात की हुई है। अगेन ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि नंबर 1 मैटरनल एज, यानी रिस्क फैक्टर में उसने किस चीज़ को हाईलाइट किया है, नंबर 1 मैटरनल एज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होने में, इज़ द की रिस्क फैक्टर फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अच्छा, यहाँ हम ये बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर के अंदर कि मैटरनल एज जो है ये रिस्क फैक्टर है फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी जो रेशो है या जो रिस्क है ट्विन प्रेगनेंसी का वो बढ़ता जाएगा। और उसने कहा कि तकरीबन 45 साल से ऊपर अगर जो औरत है वो प्रेग्नेंट होती है तो हर 10 में से एक जो है वो ट्विन बच्चे पैदा करेगी, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 उसने फिर यही कहा कि जो असिस्टेड फर्टिलिटी या असिस्टेड कॉन्सेप्शंस हैं जैसे कि IVF है, तो IVF में भी ट्विंस का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये कि अगर 45 से ऊपर जाके वो प्रेगनेंसी करती है तो हर 10 में से एक जो है वो क्या करेगी, ट्विन प्रेगनेंसी होगी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी। और इसी तरह असिस्टेड फर्टिलिटी में से सक्सेसफुल IVF अगर तो 5 हैं तो उन 5 में से 1 का क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज रिटेन होगी। USA के अंदर भी 1/3 जो हैं वो ट्विन होती हैं और 80% तक ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, एंड वो इसी वजह से हो रहे हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये बहुत एक बेसिक सा उन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल ग्राफ दिया हुआ था। यहाँ तक आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं ट्राई करती हूँ कि साथ साथ हम यहाँ पे भी बात कर लें। सो यहाँ तक बेटे हम लोगों ने एक तो ये किया है कि इस चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, एक तो इस चैप्टर के हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात की है। नंबर 2 हमने ये बात की है इंट्रोडक्शन में कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है
है, और फिर ये कि उसकी वजह से क्या रिस्क फैक्टर, फीटल रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। और नंबर 3 जो है वो अभी तक हमने एपिडेमियोलॉजी की बात की, और एपिडेमियोलॉजी में भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। प्रेवलेंस एज़ कंपैरिजन टू पास्ट बढ़ गई भी है, और ये जो रेशो है ये वर्ल्ड वाइड ज़ाहिर है वेरी करती है। कहीं किसी मुल्क में हमने देखा कि 6/1000 है, कहीं हमने देखा कि 40/1000 है। तो ये प्रेवलेंस जो है वो वेरिएबल है। जहाँ तक हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की है कि क्या चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल प्रेगनेंसी की रिस्क या रेशो को बढ़ा रही हैं। नंबर 1, मदर की एज अगर वो अबव 45 है तो हर 10 में से एक प्रेगनेंसी ट्विन हो सकती है। और इसी तरह असिस्टेड फर्टिलिटी जैसे कि IVF ट्रीटमेंट है, हर 5 सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में से एक के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात की है, सो आई होप कि ये कोई इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्होंने एक रेशो दी हुई है जो कि बेसिकली क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आई सजेस्ट कि पहले हम क्लासिफिकेशन समझते हैं, फिर हम इस टेबल पे वापस आएंगे। ब्रीफली अगर आपने इस टेबल को देखना है तो आप ये देख लें कि लेट्स सपोज 1000 ट्विन्स है ना, तो उन 1000 में से 700 डाइज़ाइगोटिक हैं, जिसमें से आपको ये बात समझ आ रही है कि मोनो और डाई में से जो ज़्यादा कॉमन है वो डाइज़ाइगोटिक है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइज़ाइगोटिक? डाइज़ाइगोटिक में 2 एग्स हैं और 2 स्पर्म्स ने उनको इंडिपेंडेंटली क्या किया हुआ है, फर्टिलाइज़ किया हुआ है। मोनोजाइगोटिक जो है वो कम है। अब मोनोजाइगोटिक का मतलब कि एक ही था, बट डिपेंड्स के आगे से उनकी कोरियन एक है, एमनियन एक है या नहीं। ये क्लासिफिकेशन समझने के बाद मैं इस टेबल पे वापस आऊँगी और फिर आपको समझाऊँगी। अब हमने बात करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी के ऊपर, यानी क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि आप इसको किस किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, नंबर ऑफ़ फीटसेस की बेस पे ये ट्विन्स हो सकती हैं, ट्रिपल हो सकती हैं, क्वाड्रुपल हो सकती है। फर्टिलाइज एग की बेस के ऊपर अगर तो एक ही एग जो है उसको एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया हुआ है तो वो मोनोजाइगोटिक होगा। अगर 2 एग हुए और वो इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हुए तो वो डाइजाइगोटिक होगा। नंबर ऑफ प्लेसेंटा की बेस के ऊपर ऐसे हो सकता है कि अंदर 2 हों और उनकी 2 एमनियन हों लेकिन प्लेसेंटा बाहर एक ही हो, और ऐसे भी हो सकता है कि 2 ही प्लेसेंटा हों, 2 एमनियन और 2 एम्ब्रियो हों। तो अगर तो प्लेसेंटा अलग अलग हुए तो फिर ये क्या होगा, डाइकोरियोनिक। एक ही प्लेसेंटा हुआ तो मोनोकोरियोनिक। और एमनियोटिक कैविटी की बेस पे भी बेटे, जिस तरह से हमने कहा कि प्लेसेंटा बेशक एक हो, अंदर 2 एमनियन हो सकती हैं, और हो सकता है प्लेसेंटा एक हो और एमनियन भी अंदर एक ही हो के अंदर जो है वो एमनियन भी सेम है। तो एमनियोटिक कैविटी भी डाई एमनियोटिक भी हो सकती हैं और मोनो एमनियोटिक भी। इसी तरह डाइजाइगोटिक भी हो सकती हैं और मोनोजाइगोटिक भी, और डाइकोरियोनिक और मोनोकोरियोनिक। तो ये इसकी 4 तरह से क्लासिफिकेशन है। सो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है नंबर ऑफ फीटसेस की बेस पे, जाइगोसिटी की बेस पे, कोरियोनिसिटी की बेस पे और एमनियोनिसिटी की बेस के ऊपर। अब नेक्स्ट में मैं इन ट्विन्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में आपको बताऊंगी, एंड देन ये अल्ट्रासाउंड के सिम्टम्स साइंस भी देखेंगे। यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। इफ़ ये मेथड ठीक है तो इट्स फाइन, इफ़ नहीं है तो हम दोबारा पिछले मेथड पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।